हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्द में लिखिए। तो दोस्तों, कोई भी हो, उसे अगर आपके आसपास कोई भी सैनिक है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा और उसे लिखिएगा। ठीक है, हमने जानकारी प्राप्त करके कुछ शब्द लिखे हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। रहन सहन के बारे में, उनका रहन सहन कैसा होता है। सरहद पर सैनिक का रहन सहन सभी मौसम में कैसा रहता है। ठीक है, फिर है कार्य क्षेत्र, सैनिक का क्या कार्य सौंपा गया है। अनुशासन, सैनिक किस प्रकार से अनुशासन में रहते हैं। शिक्षा, सैनिक बनने के लिए किस तरह से पढ़ाई किए, हमने जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थलों पर नेतृत्व करने वाले लोग निम्नलिखित थे। चलिए देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्तर, ठीक है। मेरठ में धन सिंह गुर्जर, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार जो जगदीशपुर है वहाँ पे कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खां। आगे देखते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इस कविता को कई गायकों ने अपने स्वर दिए हैं। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए तथा विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस प्रश्न को स्वयं करना है, मोबाइल में देख करके उसका लयबद्धता यानी कि उसको लय के साथ याद करना है और किसी भी प्रोग्राम में ऐसा याद कीजिएगा कि भाग ले तो अच्छा लगे। चलिए देखते हैं विचार और कल्पना। एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में संध रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनतापूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। सैनिक के रूप में से सेना कि किस अंग में आप भाग लेना चाहेंगे और क्यों। तो इसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हम थल सेना में भाग लेना चाहेंगे क्योंकि हम भी
सरहद पर तैनात होकर अपने देश और देशवासियों की रक्षा कर सकूं। ठीक है, अब देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत। कविता में कौन कौन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम, 10 दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। तो इसका उत्तर है, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से पूरे बसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला बसंती रंग का है, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें क नंबर प्रश्न है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ा है, उसके लिए वसंत कैसा हो। ठीक है, अगला है ख नंबर प्रश्न, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर वसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरे हैं तो वे अपने जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंदी स्वच्छंद नहीं। इसका कहने का तात्पर्य यह है, इस पंक्ति में कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, कवित्री अतीत से मौन त्यागने के लिए कह रही हैं क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है, खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है, सीता का अपहरण करने वाला रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कवित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने की प्रेरित कर रही हैं और लोगों को युद्ध की विभाषिका से बचाना चाहती हैं। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका सबका पर्यायवाची लिखना है। जैसे प्रश्न दिए गए कि भू, नभ, पुष्प, मधु और बिजली, तो इन सब का पर्यायवाची लिखना है। चलिए देखते हैं। भू का हो जाएगा पर्यायवाची धरी, पृथ्वी, वसुधा, अग्नि, भूमि। नभ का हो जाएगा आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अभ्र। ठीक है, और पुष्प का हो जाएगा फूल। ठीक है, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का हो जाएगा शहद, मकरंद, पुष्परस और हो जाएगा मांछिक। बिजली का हो जाएगा विद्युत, दामिनी, चंचला और चपला। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का
संक्षेपीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, समास की विधि द्वारा बनने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कौरवों का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। जैसे कि दिया है शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, ठीक है, गलवाहे और धनुष बाण। तो चलिए देखते हैं इसका। शिलाखंड का हो जाएगा शिला का खंड, सिंहगढ़ का हो जाएगा सिंहों का गढ़, हिमाचल का हो जाएगा हिम का आंचल, और हो जाएगा गलवाहे का हो जाएगा गले में बाहें, और अगला हो जाएगा धनुष बाण का हो जाएगा धनुष और बाण। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दिया है कि दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। तो चलिए देखते हैं इसका। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे और वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तो मुहावरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है पराजित करना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला है ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है विनाश करना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अगला देखते हैं छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। इसका देखेंगे वाक्य में प्रयोग कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला देखेंगे, अगला मुहावरा है अंगारों पर चलना, इसका अर्थ होता है जोखिम से भरे काम करना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। अगला है खेत रह जाना, इसका अर्थ होता है रणभूमि में मारा जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।